याद है आपको वो नारा? अब उतना सुनाई नहीं देता, पर एक वक्त इसकी बड़ी धूम थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की तरफ एक हुंकार थी। हुंकार किसी और ने नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी थी। पर आज 12 बरस बाद 2026 में उनकी पार्टी, संगठन, उसके लोग या सरकारें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं। दिल्ली से लेकर अयोध्या, उज्जैन से लेकर राजस्थान तक हर जगह से कुछ कुछ दिनों में एक नया विवाद सामने आया। कहीं पेपर लीक, कहीं भगवान के चढ़ावे में लीकेज है, कहीं सरकारी प्रोजेक्ट के प्लान लीक हो रहे हैं और सगे संबंधी सस्ती दरों पर जमीन खरीद रहे हैं। कहीं केंद्रीय मंत्री की अपने ही मंत्रालय की सब्सिडी की रकम रिश्ते हुए मंत्री जी और आला अफसरों के खाते में पहुंच जा रही है। ये कहना गलत होगा। इन मामलों में अदालत ने कोई फैसला दे दिया है या आरोप साबित हो चुके हैं, लेकिन बिना आग के धुएं की कल्पना भी तो नहीं की जा सकती है। तो इन्हें सिर्फ आरोप कहना भी गलत होगा। अगर सिर्फ आरोप होते तो परीक्षा दोबारा ना करवाई जाती, अयोध्या में एसआईटी नहीं बनानी पड़ती और ना गिरफ्तारी और इस्तीफे होते। तो क्या ना खाऊंगा ना खाने दूंगा से शुरू हुई कहानी अब लीकेज सरकार के मोड़ पर आ पहुंची है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात शिक्षा की, क्योंकि अगर देश का भविष्य ही सुरक्षित नहीं होगा तो बाकी सारी बहस का मतलब क्या रह जाएगा। इस साल लाखों युवाओं के सपनों पर फिर सवाल खड़े हुए। पहले नीट परीक्षा को लेकर देश भर में विवाद हुआ, पेपर लीक के आरोप लगे, 22 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। मामला अदालत तक पहुंचा। मामला इतना बढ़ा कि दोबारा पेपर करवाना पड़ा। ये विवाद अभी पूरा भी नहीं खत्म हुआ था कि एसएससी जीडी परीक्षा में भी गड़बड़ियों और नकल के आरोप आए थे, लगे थे। सीबीएसई की ओएसएम तकनीक ने 12वीं के बच्चों को कितना दुखी किया आप सब जानते ही हैं। और जब लगा कि चलो 2026 में इतना विवाद हो चुका है, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो सरकार ने सबक सीखा होगा, तो फिर से भरोसा टूटा है। अब महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी भी विवादों में आ गई है। परीक्षा शुरू होने से करीब 24 घंटे पहले प्रश्न पत्र बाहर पहुंचने का दावा आया। पुलिस ने छापेमारी की, सील बंद पैकेट बरामद होने की बात सामने आई। सरकार को परीक्षा टालनी पड़ी। बताया जा रहा है कि 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी के हिस्से अब नई तारीख का इंतजार रह गया है। जरा सोचिए, एक छात्र महीनों मेहनत करता है, परिवार फीस भरता है, कोई गांव छोड़कर शहर आता है, कोई नौकरी छोड़कर तैयारी करता है, लेकिन अगर परीक्षा से पहले ही कुछ घंटे पहले बताया जाए कि पेपर बाजार में घूमने लगा, तो मेहनत की कीमत क्या रह जाती है। हर बार कहा जाता है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, हर बार जांच बैठती है, लेकिन हर बार कुछ महीनों बाद फिर वही खबर सामने आ जाती है। विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग करता रहा है, लेकिन राजनीतिक जवाबदेही का सवाल अब भी वहीं खड़ा है। सवाल सिर्फ पेपर का भी नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिस पर पूरा शिक्षा तंत्र खड़ा है। अब चलते हैं अयोध्या, जहां करोड़ों लोग भगवान राम के दर्शन करने जाते हैं। संत कबीर दास ने लिखा था, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे पछताओगे प्राण जाहीं जब छूट। उन्होंने लूट शब्द का इस्तेमाल भक्ति के लिए किया था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसने इस दोहे का मतलब ही बदल दिया है। राम मंदिर के दान पात्र में डाला गया पैसा सिर्फ नोट नहीं होता है, वो श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। लेकिन आरोप है कि उसी विश्वास को कुछ लोगों ने कमाई का जरिया बना डाला। एसआईटी की जांच के मुताबिक 24 अप्रैल से 5 जून के बीच की 43 दिनों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 6 लोग बार बार चढ़ावे की रकम में हाथ साफ करते दिखाई दिए। जांच एजेंसियों के मुताबिक 70 से ज्यादा बार चोरी की कोशिश हुई। करीब 79,85,000 रुपए बरामद करने का दावा भी है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें बैंक के आउटसोर्सिंग कर्मचारी, काउंटिंग स्टाफ और मंदिर व्यवस्था से जुड़े लोग शामिल बताए गए। आरोप है कि नोटों की गड्डियां गिनती के दौरान अलग कर दी जाती थी और बाद में बाहर पहुंचा दी जाती थी। जांच में अनुकल्प मिश्रा को कथित मास्टरमाइंड बताया गया है। कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि अंतिम फैसला अदालत और जांच पूरी होने के बाद ही होगा। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति के पास दान पात्र की चाबी नहीं होनी चाहिए थी, उसके पास चाबी पहुंची कैसे? अगर ट्रस्ट को पहले से शक था तो फिर जांच पहले क्यों नहीं हुई, पहले सख्ती क्यों नहीं की गई? अगर सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो 43 दिन तक फुटेज किसी ने क्यों नहीं देखी? अगर एसओपी बनी हुई थी तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ?
इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसी खबरें हैं। कहा गया कि जांच निष्पक्ष रहे इसलिए इस्तीफा उन्होंने दिया है, पद छोड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे का मामला है जो कि फिलहाल बुरी तरीके से टूटा हुआ है। अरे मुझसे लोग पूछते हैं कई बार फोन करके कि क्या ये सच सही में चोरी हुई है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतनी लड़ाई के बाद बने राम मंदिर में ऐसा हो भी सकता है। पर क्या इस भरोसे को वापस जोड़ने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो हो रहे हैं? क्या बड़े जिम्मेदार नपेंगे? क्या इस्तीफा काफी है चंपत राय का? और दो इस्तीफे में भी अभी भ्रम है। चंपत राय के कुछ करीबी अब भी अड़े हैं कि इस्तीफा हुआ नहीं है। ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। देखिए, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों क्या जवाब दे पाती हैं? भक्तों का विश्वास वापस जीत पाती हैं कि नहीं, देखना होगा। अब तीसरे मामले पर आते हैं, राजस्थान चलते हैं। यहां सवाल किसी पेपर का नहीं है, सवाल सरकारी सब्सिडी का है। वही सब्सिडी जो किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। लेकिन इस बार खुलासा हुआ है कि इस योजना का बड़ा लाभ खुद केंद्र सरकार के एक मंत्री को मिला। इंडियन एक्सप्रेस की जांच के मुताबिक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को राजस्थान में अपने खीरे के पॉली हाउस प्रोजेक्ट के लिए 99,60,000 रुपए की सरकारी सब्सिडी मिली। परियोजना की कुल लागत करीब 1,99,00,000 रुपए बताई गई, यानी करीब 1 करोड़ रुपया सरकार ने सब्सिडी के तौर पर दे दिए। ये पैसा सीधे उनके बैंक लोन में एडजस्ट कर दिया गया। विवाद सिर्फ रकम का नहीं है, विवाद उस व्यवस्था का है जिसके तहत ये सब्सिडी मिली। क्योंकि जिस नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की योजना से ये सहायता मिली वो कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है और भागीरथ चौधरी उसी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इतना ही नहीं, वे इस बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष भी हैं। मंत्री का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने 2018 में आवेदन दिया था, कुछ दस्तावेज पूरे नहीं होने की वजह से प्रक्रिया रुकी, बाद में दोबारा आवेदन किया, नियमों के मुताबिक मंजूरी मिली, उन्होंने कुछ नहीं छिपाया। खेत पर बोर्ड भी लगा रखा है जिसमें सब्सिडी और बैंक लोन दोनों का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। उनका यह भी कहना है कि वहां दूसरे किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सुनने में बात बिल्कुल नियमों के मुताबिक लगती है, लेकिन सवाल नियम का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। क्योंकि सरकार में बैठे लोगों से सिर्फ कानून मानने का नहीं, उनसे ऊंचा आचरण दिखाने की भी उम्मीद होती है। आखिर आम किसान और मंत्री की स्थिति एक जैसी कैसे मानी जा सकती है? और यहीं से लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया कि किसानों के हिस्से की मदद भी सरकार के किसान ही हजम कर गए। जिस किसान को सम्मान निधि के नाम पर साल भर में 6,000 रुपए मिलते हैं, वो खाद, बीज और डीजल के बढ़ते खर्च में उलझा रहता है। और दूसरी तरफ मंत्री जी को करीब 1 करोड़ रुपए की सरकारी राहत पहुंच जाती है। यही नहीं, रिपोर्ट में एक और दावा किया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 467 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इन्हीं लाभार्थियों में राजस्थान के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के परिवार का नाम भी सामने। आरोप है कि उनकी मां, पत्नी और बेटे को भी इसी योजना के तहत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी मिली। अधिकारी ने अपने पक्ष में नियमों का हवाला दिया, लेकिन सवाल फिर वही रहा, क्या सत्ता और सिस्टम के सबसे ताकतवर लोग ही सरकारी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी बनते जा रहे हैं? इधर राजस्थान में किसान दूसरी लड़ाई भी लड़ रहा है। नकली बीज, नकली खाद, नकली कीटनाशक, किसान मेहनत से फसल बोता है, लेकिन अगर बीज ही नकली निकल जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसी के खिलाफ राजस्थान सरकार ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से अभियान चला रहे थे। लगातार छापे पड़े, FIR हुई, करोड़ों रुपए का माल जब्त हुआ। किसानों को उम्मीद लगी कि अब नकली सामान बेचने वालों पर लगाम लगेगी, लेकिन फिर वही कहानी, भ्रष्टाचार के आरोप, रिश्वत की जांच, ACB की कार्रवाई और मंत्री और जांच एजेंसी आमने सामने आ गए हैं। मंत्री का आरोप है कि जांच से जुड़ी बातें चुनकर मीडिया में लीक की गई ताकि उनकी छवि खराब हो। ACB अपनी जांच कर रही है, लेकिन पूरा विवाद ये दिखाता है कि किसान अभी भी असली लड़ाई लड़ रहा है। खेत में खड़ा किसान हर मौसम में जोखिम उठाता है। कभी बारिश धोखा देती है, कभी मंडी, कभी बाजार, और जब सरकार मदद का वादा करती है तो उम्मीद होती है कि उसका सबसे ज्यादा फायदा उसी किसान तक पहुंचेगा। मगर यहां तो जैसा आरोप है, मंत्री जी बड़े अफसर ही अकेले किसानों का हिस्सा हजम कर ले रहे हैं। अब चौथा मामला, मध्य प्रदेश। इस बार सवाल किसी परीक्षा का नहीं था, किसी दान पात्र का नहीं, बल्कि सत्ता और जमीन के रिश्ते का था। इंडियन एक्सप्रेस की एक और जांच में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन और आसपास में बड़ी मात्रा में जमीनें खरीदी। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई जमीनें उन इलाकों में हैं जहां सड़क, हाईवे, औद्योगिक कॉरिडोर और शहरी विकास की बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। परिवार की ओर से इन आरोपों को खारिज भी किया गया है। कहा गया है कि वर्षों से रियल एस्टेट कारोबार में वो लोग हैं और जमीन खरीदना उनका वैध व्यवसाय है।
रिपोर्ट में भी किसी कानून के उल्लंघन के निष्कर्ष नहीं दिया गया है। लेकिन बहस इस बात पर शुरू हो गई कि जब फैसले लेने की ताकत भी आपके पास हो और निवेश भी उन्हीं इलाकों में हो, तब हितों के टकराव पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब इन चारों मामलों को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ लाखों छात्रों का भविष्य सवालों में है, दूसरी तरफ भगवान के नाम पर चढ़ाया गया चढ़ावा सुरक्षित नहीं दिखता, तीसरी तरफ किसानों के लिए बनी योजना के लाभार्थी खुद मंत्री बन जाते हैं और चौथी तरफ सत्ता और जमीन के रिश्तों पर सवाल उठने लगते हैं। 4 राज्य 4 मामले, लेकिन जनता के मन में सिर्फ एक सवाल है, आखिर व्यवस्था में रिसाव कहाँ है? सरकार हर बार कहती है कि कार्रवाई होगी, जांच होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ एफआईआर, एसआईटी जांचों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र जवाबदेही से मजबूत होता है, क्योंकि जब छात्र परीक्षा पर भरोसा खो देता है, श्रद्धालु मंदिर व्यवस्था पर भरोसा खो देता है, किसान सरकारी योजना पर भरोसा खो देता है और आम नागरिक सत्ता की नीयत पर सवाल उठाने लगता है, तब सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार का नहीं, पूरे लोकतंत्र का, पूरे देश का होता है। आप भी इस पर विचार कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो के लिए रिसर्च का काम किया था हमारी साथी खुशबू ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे अनुराग है। शुक्रिया।